नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्या कह रही ज़िंदगी में एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत की किताब का जिक्र करने जा रही हूँ जो शायद बहुत लोगों ने नहीं सुनी हो, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों ने या हमारी पीढ़ी से पहले वालों ने इसका नाम सुनते ही खुश हो जाना है, क्योंकि अमृतलाल नागर की पुस्तक है ये। और कोई समझ भी नहीं पाएगा इसके कहना चाहिए कि नाम को सुन के बाकी तो नहीं समझ पाएंगे, पर वैसे हम लोगों ने जिन्होंने पढ़ी है वो इस किताब के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। ये है खंजन नयन। अब ये खंजन नयन क्या होता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर मैं आपको पहले अमृतलाल नागर जी के बारे में बता दूं। अमृतलाल नागर जी हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। बड़े अनोखे तरीके से लखनऊ में लिखते थे। मैं उनकी पुत्री अचला नागर जी से मिली हूँ और ये पुस्तक जो है, इसमें ये पुस्तक उन्होंने मुझे भेंट की थी। और आगरा में उनका जन्म हुआ था और लखनऊ में वो रहते थे। और लखनऊ में कई बार तो ऐसे बाढ़ आती थी गोमती में, और वहाँ उसके किनारे वो अज्ञातवास में चले जाते थे, एक झोपड़ी बना के। उनकी पुत्री ने मुझे एक किस्सा बताया था कि वो वहाँ चले जाते थे और पूरा शहर जब बचने की तैयारी करता रहता था और गोमती का पानी एकदम बिल्कुल उनकी झोपड़ी के नज़दीक तक आता था, तो लोग बाग भागते हुए जाते थे उनको लेने के लिए, और वो इतना तल्लीन होकर डूब के लिखते थे। आप सोचिए कि मतलब उन्हें होश ही नहीं रहता था कि बाढ़ आ रही है। तो मतलब एक लेखन ये भी होता है। और इनका अमृतलाल नागर जी को तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उनको बहुत सम्मानित भी किया गया है। और उनको मैं इतने सारे पुरस्कार कैसे बोलूँ। ब्रिटिश राज के समय उनका जन्म हुआ था और हिंदी में लिखते थे वो। और मैं खंजन नयन के बारे में आपको बताना है, अब शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी किताबों के नाम रखे, जैसे नाच्यो बहुत गोपाल। मतलब नाच्यो बहुत गोपाल मतलब बहुत स्ट्रगल किया। तो वो थी एक, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे अब मैंने ये किताबें उस उम्र में पढ़ी जब कोई पढ़ता भी नहीं होगा, 7th 8th में पढ़ी थी। तो वो एक मतलब मैला उठाने वाली स्त्री पे थी जो कितना बड़ा साम्राज्य चलाती थी। फिर आई थी मानस का हंस। मानस का हंस किस पे थी? तुलसीदास जी पे थी। उसी तरह अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किताब खंजन नयन सूरदास जी पर है। क्या खूबसूरत शब्द है खंजन नयन। खंजन नयन जो है सूर के प्रति सच्चा समर्पण है। ये राजपाल एंड सन्स से निकली थी और यह साहित्यकार अपने अमृतलाल नागर जी का एक चर्चित उपन्यास है, और जिसमें महाकवि सूरदास के गरिमामय जीवन की सार्थक प्रस्तुति है। नागर जी ने 3 स्तरों पर सूरदास जी के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है: तल, अतल और सुतल। अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारे पुराने लेखक की किताब है और सूरदास पे है तो नीरस होगी। नहीं, इसमें बड़े रोचक प्रसंग है और बहुत ही खूबसूरती से सूरदास जी के बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक का भी जो वर्णन है वो भी बहुत मज़ेदार भी है। मतलब आपको किसी भी तरह बोर नहीं होने दिया जाएगा। नागर जी ने भी महाकवि को सूरज, सूर स्वास्ति, सूरश्याम, सूरदास अनेक नाम दिए हैं, और अंत में तीनों रूप समरस होते हैं। वहाँ सूरदास जो है राधामय हो जाते हैं। उपन्यास ऐतिहासिक है, परंतु नागर जी की मान्यता है कि ऐतिहासिक उपन्यास को विशुद्ध इतिहास मान लेना ठीक नहीं है। मतलब आप सूरदास को इतिहास में नहीं डाल सकते। मतलब वो ऐतिहासिक तो है पर संपूर्ण पूरी तरीके से नहीं है। 1.5 वर्ष की साधना के पश्चात नागर जी ने, ये आदत थी नागर जी की कि वे बाहर चले जाया करते थे जब अपनी कोई पुस्तक लिखा करते थे। तो 1.5 वर्ष की साधना के पश्चात नागर जी ने महाकवि की निर्वाण स्थली परासोली में बैठकर ये उपन्यास को पूरा किया था। सूरदास जी जन्मांध थे अथवा बाद में नयनहीन हुए, ये स्तब्ध नहीं, ये मतलब कहीं भी क्लियर नहीं है। 9 बरस की उम्र में गृह त्याग के बाद वे परासौली में थे जो गुड़गांव के पास है। तो देखिए, ये भी परासौली में जाके उन्होंने नॉवेल लिखा क्योंकि वो वहाँ से थे। स्वामी नाथ ब्रह्मानंद से गायन विद्या का प्रारंभ करने के बाद हमेशा, फिर अब आपने देखा है सूर के बाद सभी जिनके सूरदास होते हैं, जो बाकी के अपन को मिलते हैं, वो सभी गायन में दक्ष होते हैं। तो स्वामी सूर की यात्रा का वर्णन मथुरा, अयोध्या, वृंदावन के साथ साथ ही चलता है। उस काल के साम्राज्य का वर्णन, जैसे मथुरा पहुंचते ही अकबर का जिक्र है,
चूँकि जन्म स्थान परासौली से कथा प्रारंभ करके लेखक ने सूरदास के महाप्रयाण के साथ उसी स्थान पर कथा अंत होती है। इससे कहानी की एक रसता बनी रहती है। एक छोटा सा मार्मिक अंश सुनाना चाहूँगी खंजन नयन की उपयोगिता को, जो स्तब्ध कर देता है। खंजन रूप रसमाते सूर में बसी राधा के, देखो सूरदास जी नहीं देख पाते थे पर उन्होंने कितना अच्छा चित्र खींचा है कि सूर में बसी राधा के नेत्रों की वृत्ति खंजन पक्षी के जो नेत्र होते हैं बहुत खूबसूरत माने जाते हैं, नेत्रों के समान ही चंचल हो रही है। गायक का स्वर खंजन के चंचल नेत्रों को तुलिका सा चित्रित कर रहा है। सूर्य की आंखें भले ही अंधी हों पर सब वे राधे रानी के नयन हैं, अतिशय चारू और विमल। हाँ, प्रिय आगमन की प्रतीक्षा में पलक पिंजरे में इधर से उधर बेकली से चक्कर लगा रहे हैं। बड़े चंचल नयन हैं। तेरे नयन बसे कहाँ हैं राधा? बसे तो पिया के पास हैं और यहाँ भी। यहाँ इस नाते से हैं कि प्रिय अभी आने वाले हैं। उन्हें देखने के लिए आँखों की पुतलियाँ कानों के पास तक दौड़ जाती हैं। कानों में लटके ताटंग फलांकर धुर कोने तक देखने की उतावली दौड़ रही है। गुरुपद प्रतिष्ठित गुरु रूप कृष्ण गोस्वामी, बस मैं तुम्हारे आने की बाट ही देख रहा था, नहीं तो ये प्राण पक्षी कब का उड़ गया होता। श्री कृष्ण शरणमम। प्राण कोकिला ब्रह्म रंध्र फोड़कर निकल गई। काया का पिंजरा सूना हो गया। सूरदास के जीवन दर्शन का इतना अद्भुत परिचय खंजन नयन के अतिरिक्त और हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। आज भी वर्तमान युवा वर्ग के लिए ये एक पठनीय है एवं प्रासंगिक उपन्यास है। तो मैं चाहती हूँ कि आप खंजन नयन ज़रूर पढ़ें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको समीक्षा तो अच्छी लगी ही होगी। और मैं भी आज रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है YouTube पर सब्सक्राइब करके ही इन रचनाओं को पढ़ें, देखें, सुनें और अपने विचार व्यक्त करें। शुक्रिया।